चलो लास्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ जर्मनी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जब जर्मनी पे लगी तो जर्मनी पे असर क्या पड़ेगा? अब देखो, एक देश को डेवलप करने के लिए देखो, अभी लिखना बाद में, इम्पैक्ट ऑफ जर्मनी। ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स समझ गए ना कि कितनी पावरफुल ट्रीटी है। एक देश जो इकोनॉमिक जायंट है, पूरी दुनिया में होल्ड है उसका, उसको कितने से एरिया पे लाके छोड़ा? छोटे से एरिया। अब एक देश को डेवलप करने के लिए तीन चीजें चाहिए। सबसे पहला इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए वहां पर, ठीक, देश में इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमी का सिंपल मतलब है कि देश में पैसा होना चाहिए, ठीक। क्यों? अच्छा, देश में पैसा आता कहां से? सबसे पहली चीज देखो, जैसे इंडिया है, इंडिया पैसे कहां से कमाता है? एग्रीकल्चर से। देखो, एक देश पैसे कमाता है अपने रिसोर्सेज से। रिसोर्सेज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको हम इस्तेमाल करके पैसे कमा सकें। इंडिया के लिए सबसे अच्छा नेचुरल रिसोर्स क्या है? लैंड एंड सॉइल। लैंड और सॉइल पे क्या होता है? एग्रीकल्चर। उस खेती को हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं और दुनिया भर में बेचते हैं। इट मींस रिसोर्सेज एंड ट्रेड, ये देश में क्या लाते हैं? इकोनॉमी, पैसा लाते हैं, ठीक। अब तुम कहोगे सर जापान में तो नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ठीक, तो वो पैसा कैसे लाते हैं? उनके पास तो इतनी अच्छी जमीन नहीं है, वहां पे हमेशा भूकंप आते रहते हैं। तो उन्होंने नेचुरल रिसोर्स पे फोकस नहीं किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। टोयोटा पूरे इंडिया में फॉर्च्यूनर बेच रहे हैं, सोनी, ठीक ठीक, इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज उन्होंने डेवलप करी। तो अब जब इतनी पैनासोनिक, ठीक, और पूरी दुनिया में वो टेक्नोलॉजी बेच के पैसा ला रहा है। तो जिस देश के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है वो टेक्नोलॉजी बेच रहा है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम नेचुरल रिसोर्स बेच रहे हैं। चाइना दोनों बेच रहा है, नेचुरल रिसोर्स भी बेच रहा है, टेक्नोलॉजी भी बेच रहा है, ठीक। आप समझ गए देश में इकोनॉमी कहां से आती है? अब जब देश में इकोनॉमी आती है, पैसा आता है, तो उस पैसे से क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ब्रिजेस बनेंगे, रोड अच्छी होंगी, रोड्स बनेंगी, हेल्थ का समस्या होगा, ठीक, हॉस्पिटल्स बनेंगे, एजुकेशन अच्छी होगी, स्कूल्स बनेंगे, ये सब चीजें बनेंगी। जब ये सब चीजें बनेंगी तो सबसे पहले काम जो होगा, इसको बनाने के लिए जो लेबर, मिस्त्री, कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उनको जॉब मिलेगी, राइट। दूसरी बात, जब ये बन के तैयार हो जाएंगे तो इसमें प्रोफेशनल लोगों को जॉब मिलेगी, टीचर्स, डॉक्टर्स, है ना। ऑफिसर्स बनेंगे तो वहां पे कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, प्रोफेशनल्स, इन लोगों को जॉब मिलेगी। तो सबसे पहली चीज क्या होगी? जॉब का क्रिएशन होगा। इट मींस एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो गरीबी कम होगी। इट मींस लो पॉवर्टी, गरीबी कम होगी ना। और जब सैलरी मिलेगी तो एक गुड लाइफस्टाइल भारत का देशवासी जिएगा। समझ गए? रिसोर्स ब्रिंग्स इकोनॉमी, इकोनॉमी लीड्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक। अब जर्मनी में क्या हुआ? अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाला पेज खोलो जहां पे नोट्स लिखे हैं। अब जर्मनी में क्या हुआ? देखो, अब जर्मनी में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज थी। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल्स कहां है? सार वैली में। सार वैली में ही तो है, कोयले की खाने वही तो है। तो सार वैली उससे ले ली गई, ठीक। इट मींस उसका जो मेन रिसोर्स था जिससे वो इकोनॉमी ला सकता था, वो रिसोर्स उससे ले लिया गया। दूसरा, जब उससे रिसोर्स ले लिया गया तो इट मींस अब वो इकोनॉमी बिल्ड नहीं कर पाएगा। जब इकोनॉमी बिल्ड नहीं कर पाएगा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी। अब एक चीज यहीं पे देखो, जब उसे सार वैली ली गई और उससे एक और चीज बोली गई, एक तो हम तुमको रिसोर्स नहीं देंगे जिससे तुम पैसा कमा सको, तो अब तुम पैसा तो कमा नहीं पाओगे। जो तुम्हारे देश में बचा हुआ पैसा अन्य जगहों से आ रहा है उसको तुम 33 बिलियन डॉलर्स भर देना। मतलब पैसा कमाने का जरिया भी ले लेंगे और जहां से आ रहा है वो पैसा भी ले लेंगे। तो देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी ना। जब देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी तो देश में एक संकट आएगा, एक क्राइसिस आएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक तंगी, देश में पैसा नहीं बचेगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो जर्मनी में क्रिएट हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का इंपैक्ट जो जर्मनी पे पड़ा वो क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी। समझ में आया? लिखो पहला पॉइंट, इकोनॉमिक क्राइसिस।
पूरी साइकिल समझे? सिर्फ डायरेक्ट बोल देते इकोनॉमिक क्राइसिस, लेकिन ये पूरी साइकिल समझाइए। देखो, एक देश पैसा कमाने के लिए उसके पास रिसोर्स होना चाहिए। जैसे इंडिया के पास लैंड है, नेचुरल रिसोर्स है, जापान के पास टेक्नोलॉजी, वैसे इनके पास सार वैली जैसी चीजें थी। ठीक, ये रिसोर्स इनसे ले लिया गया, बचा हुआ पैसा इनसे कह दिया $33 बिलियन वॉर का खर्चा भर दो। तो पैसा कमाने का जरिया भी ले लिया, पैसे भी ले लिए, देश में आर्थिक तंगी आ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये पहला इंपैक्ट है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का। दूसरा इंपैक्ट देखो, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई ना देश में। अब देखो, अब देश में पैसा नहीं, नो मनी, बस 2 पॉइंट और है, ये एक और। अब देश में पैसा नहीं है, नो मनी। ठीक, अगर देश में पैसा नहीं है तो क्या नहीं होगा? नो जीएनडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या पढ़ा? बिल्डिंग ऑफ ब्रिजेस, रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेस। तो जब ये नहीं होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही नहीं है, जब बिल्डिंग, स्कूल, ब्रिजेस बन ही नहीं रहे हैं, तो नौकरी कहां करेगा आदमी? अब इंडिया में स्कूल्स हो ही ना, हॉस्पिटल्स हो ही ना, कॉर्पोरेट ऑफिसेस हो ही ना, तो तुम पढ़ाई करके जॉब करने जाओगे कहां? ठीक है, पढ़ाई करने के बाद जॉब करने के लिए जॉब का सेटअप भी तो होना चाहिए। अब जॉब का सेटअप है ही नहीं, तो नौकरी है ही नहीं, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी नहीं है, इतनी सैलरी नहीं मिल रही होगी, लोग अर्न नहीं कर रहे होंगे, जब पैसा नहीं कमाते हैं, पैसे की तंगी हो जाती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉवर्टी। देश में गरीबी बढ़ेगी। अब पैसा एक रियलिटी है लाइफ की, सबको चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो अब पैसा कमाने के लिए लोग क्या करेंगे? क्राइम, ठीक, इलीगल एक्टिविटीज। देखो सब कनेक्टेड है, इसीलिए सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट्स को बड़े लेवल पे आर्ट्स कहते हैं। आर्ट्स का मतलब है कलाकारी। ठीक, तुमने इकोनॉमी को टच किया, सोसाइटी अपने आप टच हो रही है। देखो, अब जब पैसा नहीं था तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट आया, पॉवर्टी आई, क्राइम आया। जो जनता क्राइम नहीं कर सकती वो तो सड़कों पे आके विद्रोह करेगी ना, सरकार से मांग करेगी। ठीक, प्रोटेस्ट, राइट्स, प्रोटेस्ट होंगे। राइट्स मतलब प्रोटेस्ट है, राइट्स मतलब दंगे। ठीक, प्रोटेस्ट मतलब विरोध, मांग, किसी चीज की मांग करना। तो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑटोमेटिकली क्रिएट्स सोशल क्राइसिस। अब ये क्या क्रिएट हो गई? सोशल क्राइसिस मतलब सोसाइटी में डिस्टरबेंस, सड़कों पे डिस्टरबेंस, सोसाइटी के माहौल में डिस्टरबेंस। अब जनता सड़क पे दंगे कर रही है, इलीगल एक्टिविटीज कर रही है, क्राइम कर रही है, तो सोसाइटी में डिस्टरबेंस है ना। कैसे? इकोनॉमिक क्राइसिस लेड टू सोशल क्राइसिस। मतलब दोनों ऐसे दोस्त हैं आपस में। जैसे ही किसी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, अफ्रीका वाली वीडियो देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस था ना वहां कंट्री में, लोग सड़कों पे क्राइम कर रहे थे, देखो परमवीर को डिस्टर्ब कर रहे थे, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज में एंगेज थे। क्यों? इकोनॉमिक क्राइसिस लीड्स टू सोशल क्राइसिस। इसीलिए कहते हैं आर्ट्स, कलाकारी। जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां बैठता है तो उसको ये तीनों चारों बातों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमने इकोनॉमी को टच किया, सोसाइटी टच हो जाएगी। अगर हमने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे देश का आर्थिक नुकसान हुआ तो सोसाइटी में दंगे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कलाकारी है, जादू है, आपको सब कुछ मैनेज करना है। देखो इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे सोशल क्राइसिस भाई दिखा, ठीक। अब देखो लास्ट पॉइंट, सोशल क्राइसिस आ गया। देखो दूसरा पॉइंट क्या था? सोशल क्राइसिस। तीसरा, थर्ड देखो, जर्मनी में मोनार्की थी, ठीक, केसर विलियम भाग गए, वहां पे कौन सी गवर्नमेंट आई? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक। अब जब देश में दिक्कतें होती हैं तो देश की जनता को क्या लगता है कि गलत कौन है? गवर्नमेंट। तो अब देश की जनता को क्या लगा कि गलत कौन है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गलत है। और फिर वहां पे एक दौर शुरू हुआ सरकारें गिरने का। ऐसा कहते हैं जब हिटलर ने पावर को टेक ओवर किया 1933 में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई 1919 में, ठीक। जब हिटलर ने पावर को टेक ओवर किया 33 में, इट मींस 14 साल ना, 14 साल में वहां पे ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा सरकारें गिर के बदल गई, ठीक है। मोर देन 10 प्लस गवर्नमेंट्स चेंज। कोई सरकार बनती थी 180 से 200 दिन चलती थी, वो अपनी पॉलिसीज लाती थी, देश को थोड़ा सा ट्रैक पे ले आ पाती थी, जहां कोई गड़बड़ होती थी जनता सरकार गिरा देती थी, नई सरकार पावर में आ जाती थी। ये क्या हो रहा है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो अब देश में इकोनॉमिक क्राइसिस भी है,
सोशल क्राइसिस भी है और पॉलिटिकल Security भी है। इनस्टेबिलिटी भी है। मतलब सरकार एक जगह पे रुक नहीं पा रही। अब अगर किसी एक देश में एक क्राइसिस हो तो देश खत्म हो जाता है। यहाँ तीनों हैं और तीनों के साथ साथ जो जर्मन्स हैं वो ह्यूमिलिएटेड है। ह्यूमिलिएटेड का मतलब वरना पूरी दुनिया में बदनाम है, उनकी कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है। पूरी दुनिया उन्हें गिल्टी की नजर से, गलत नजरों से देखती है कि इन्होंने ही वर्ल्ड वॉर 1 कराया। ठीक, उनके अंदर एक गुस्सा है, प्लस उनकी इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बेइज्जती हुई है कि वॉर सबने लड़ा है और दोष किसको दिया गया है, तो वो डीमोटिवेटेड हैं। ठीक, और इतनी लंबे समय से जो इनके यहाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे तो देखो अब जर्मनी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, मतलब कि सरकारें बार-बार गिर जाती हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, देश में खाने को पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी है, बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं। सोशल क्राइसिस भी है, जनता के पास पैसा नहीं बचा है, सड़कों पे भूखे मर रही है, छोटी-छोटी चीजों के लिए अपनी सरकार से डिमांड करती है, पैसे कमाने के लिए इलीगल एक्टिविटीज करती है। इसके साथ-साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने जर्मनी की जनता को इतना ज्यादा पूरी दुनिया में बेइज्जत कर दिया है कि वॉर लड़ा सबने, और वॉर का जो पूरा ब्लेम था वो गया किसको, जर्मनी को। तो अब जर्मनी में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और जर्मन्स का ह्यूमिलिएशन, सारी समस्याएं, सारे क्राइसिस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हिस्ट्री की किताबें सिर्फ किताबें नहीं, वो हमें सिर्फ बीते हुए कल के बारे में नहीं बताती हैं और हमें बहुत सारे मैसेजेस भी देती हैं। और यहीं पे आपको सबसे बड़ा हिस्ट्री का एक मैसेज मिलता है, वो ये कहता है कि जब भी किसी देश में क्राइसिस होगी तो जो लोग टैलेंटेड नहीं हैं, लूजर माइंडसेट के हैं, वो हमेशा क्राइसिस को एक प्रॉब्लम की तरह देखेंगे। पर जो लोग टैलेंटेड हैं, योग्य हैं और पोटेंशियल हैं, उनके लिए क्राइसिस हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरह होगा। वो हमेशा क्राइसिस को एक मौके की तरह देखेंगे और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके पावर में आएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको चैप्टर 2 में पढ़ने को मिलेगा, राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर इन पावर इन जर्मनी। हिटलर एक टैलेंटेड आदमी है, एक योग्य आदमी है, एक पोटेंशियल आदमी है। वो देखता है जर्मनी में पैसा नहीं है, जनता गरीब है, उसके पास खाने तक को पैसे नहीं है, सरकारें बार-बार गिर जाती हैं, जर्मन्स परेशान हो चुके हैं रोज-रोज सरकारों के गिरने से, और एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, सोशल क्राइसिस एग्जिस्ट करता है। वो इन्हीं सब बातों का फायदा उठाता है, जनता के बीच जाता है और जनता को वादे करता है, जनता को मोटिवेट करता है कि हम फिर से जर्मनी का वो गौरव, वो शान वापस लेकर आएंगे, चूज मी एज योर लीडर। और जर्मनी में उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि 1933 में, महज 14 साल बाद, 1919 में जर्मनी में सरकार आई, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ 18 में, 1919 में जर्मनी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, और 14 साल बाद इन 1933 हिटलर राइज टू पावर, और हिटलर खुद को जर्मनी का डिक्टेटर घोषित करता है। इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू।